आप सुन रहे हैं सुरता, साहित्य की धरोहर, जहां हम सहेजते हैं शब्दों में संस्कृति और रचनाओं में संवेदना। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम चर्चा करेंगे नारायण लाल परमार, एक बहुआयामी रचनाकार पर। छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े संवेदना और संघर्ष के कवि नारायण लाल परमार, जिनकी लेखनी में जनजीवन की पीड़ा, लोक संस्कृति की गंध और सृजनशील आत्मविश्वास की गूंज मिलती है। वे केवल कवि नहीं, बल्कि गीतकार, कहानीकार और विचारक भी हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं से साहित्य को लोक चेतना का स्वर दिया। इस आलेख के लेखक हैं डुमनलाल ध्रुव, जिन्होंने परमार जी के व्यक्तित्व और साहित्यिक यात्रा को बड़ी सूक्ष्मता से रेखांकित किया है। तो आइए सुनते हैं यह विशेष चर्चा। नारायण लाल परमार, बहुआयामी रचनाकार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी जड़ें आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टी में थी, लेकिन जिनकी सोच और जिनकी कलम का दायरा बहुत बहुत फैला हुआ था। बात हो रही है नारायण लाल परमार की, और हमारे पास सुरता वेबसाइट पर प्रकाशित डुमनलाल ध्रुव का एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जी। शीर्षक है नारायण लाल परमार, बहुआयामी जीवन संदर्भों के रचनाकार। बिल्कुल, बहुआयामी, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। हाँ, और क्योंकि डुमनलाल ध्रुव जी उन्हें जानते थे, करीब से जानते थे, तो इस लेख में सिर्फ जानकारी नहीं है, एक अपनापन सा है, एक नज़दीकी एहसास मिलता है। जी हाँ। जी हाँ, तो हमारा मकसद है इस लेख के जरिए परमार जी के जीवन को, उनकी सोच, उनकी कविताओं के तेवर को और साहित्य में उनका जो खास मकाम है उसको समझना। और ये सिर्फ एक कवि की कहानी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझने की कोशिश भी है कि एक रचनाकार अपने समय से, अपने समाज से वो कैसे जुड़ता है। सही बात है। और देखिए, लेख की शुरुआत ही एक बहुत बुनियादी सवाल से होती है कि भाई कवि होने का मतलब क्या है? क्या ये कोई ठहरी हुई पहचान है? अच्छा। ध्रुव जी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हर दौर में, हर हालात में कवि की भूमिका बदलती है, उसकी जिम्मेदारी बदलती रहती है। तो परमार जी के बहाने हम कह सकते हैं, हम इसी जिम्मेदारी को टटोलेंगे और देखेंगे कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी था, जैसा कि आपने कहा, शीर्षक भी यही कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं नारायण लाल परमार के शब्दों और उनके जीवन के सफर की एक गहरी पड़ताल। जी। लेख की शुरुआत ही, जैसा आपने कहा, इस विचार से होती है कि कवि होना कोई तयशुदा परिभाषा नहीं है, ये समय और हालात के साथ बदलता है। ये बात मुझे काफी दिलचस्प लगी। हाँ, मतलब आज के कवि का काम शायद 100 साल पहले के कवि से बिल्कुल अलग होगा। हाँ, लेखक का इशारा इसी तरफ है। वो मानते हैं कि कवि सिर्फ अपने निजी अनुभवों या कह लीजिए भावनाओं के बुलबुले में नहीं जी सकता, उसे अपने आसपास की दुनिया से जुड़ना ही होगा। हाँ, लोगों के सुख दुख, समाज में जो उथल पुथल है, उससे जुड़ना ही पड़ता है। देखिए, भाषा खुद ही सामाजिक है ना? सही। तो कवि उससे बच कैसे सकता है? और यही जुड़ाव है जो उसकी रचना को सिर्फ मेरा अनुभव होने से बचाता है और उसे सबके अनुभव से जोड़ता है। और यहीं से शायद वो कवि होने की जिम्मेदारी का सवाल जोड़ता है। बिल्कुल। लेखक कहता है कि आज की दुनिया हादसों से गुजरने को अभिशप्त है। ये थोड़ा भारी वाक्य है, पर मतलब शायद ये है कि जब विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ मुनाफे के लिए हो रहा है, नैतिकता पीछे छूट रही है। हाँ। तो आम आदमी की चिंताएं, उसकी परेशानियां, वो कहीं पीछे रह जाती हैं। ऐसे में कवि क्या करे? बिल्कुल, और यहीं कवि की जिम्मेदारी सामने आती है। लेखक साफ कहते हैं कि ऐसे मुश्किल दौर में कवि का चुप रहना या सिर्फ अपने मन की बात गुनगुनाना, ये तो एक तरह से खुद को धोखा देना है। जो लोग वाकई बदलना चाहते हैं या अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बोलते। सही बात है। जिम्मेदारी को न सिर्फ समझते थे, बल्कि उनकी कविताओं में ये साफ तौर पर, बिल्कुल साफ दिखाई भी देता है। वो चुप रहने वालों में से नहीं थे। और शायद इसी वजह से, इसी जमीनी जुड़ाव की वजह से डुमनलाल ध्रुव जी उन्हें अपनी माटी की सौंधी महक से जोड़ते हैं। हाँ, क्या खूबसूरत उपमा है ना? वो उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बताते हैं कि उनका दिल बहुत बड़ा था, लोगों से बहुत अपनेपन से मिलते थे, खासकर नए लोगों से। अच्छा। लेकिन अगर कोई बात उन्हें गलत लगती तो फिर वो तीखे होने में भी देर नहीं लगाते थे। जुबान काफी तेज तर्रार हो जाती थी उनकी तब। अच्छा, तो ये एक तरह का विरोधाभास भी था, मतलब आत्मीयता भी और तीखापन भी। हाँ, लगता तो है। और छत्तीसगढ़ की मिट्टी की बात भी अहम है। जी, बहुत अहम। ध्रुव जी कहते हैं कि वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, और ये सिर्फ खेती के लिहाज से नहीं, नहीं, साहित्यिक लिहाज से भी।
हाँ, साहित्यिक लिहाज से धमतरी अंचल जहाँ परमार जी ने अपना ज़्यादातर जीवन बिताया, वहाँ तो हीरालाल काव्योपाध्याय जैसे विद्वान हुए। जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का पहला व्याकरण लिखा, ये बहुत बड़ा काम था। बहुत बड़ा। और सुखदेव प्रसाद चतुर्वेदी, शिव प्रसाद पांडे, शिव, ऐसे और भी कई बड़े नाम हैं। हाँ, एक पूरी परंपरा है वहाँ। तो परमार जी उसी समृद्ध परंपरा की एक अहम कड़ी थे। मतलब उनका काम अचानक से नहीं उपजा, उसकी एक पृष्ठभूमि थी, एक जमीन थी। बिल्कुल सही, उनकी जड़ें गहरी थी। उनका पारिवारिक इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। मूल रूप से गुजरात के कच्छ से उनका परिवार आया था। अच्छा, गुजरात से। हाँ, नानाजी के बुलावे पर पहले गरियाबंद, फिर पांडुका और आखिरकार 1966 से धमतरी उनका ठिकाना बना। और लिखने का कीड़ा तो कह सकते हैं बहुत जल्दी लग गया था। कितनी उम्र में? सिर्फ 12 साल की उम्र में पहली कविता। अरे वाह, बस 12 साल की उम्र। हाँ, और उसके बाद तो जैसे कलम रुकी ही नहीं। 45 के करीब किताबें छपी उनकी। 45। ये संख्या अपने आप में काफी प्रभावशाली है। बहुत ज्यादा। और इनमें कई महत्वपूर्ण काव्य संग्रह शामिल हैं, जैसे रोशनी का घोषणा पत्र। हाँ, खोखले शब्दों के खिलाफ। ये शीर्षक ही कितना कुछ कह देता है। बिल्कुल। सब कुछ निष्पंद है, कस्तूरी यादें, विस्मय का वृंदावन। और कविता के अलावा, जैसा आपने बताया, उन्होंने शोध का भी काम किया। हाँ, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की भूमिका। जी, ये उनका शोध ग्रंथ काफी अहम माना जाता है और उन्हें सम्मान भी मिले। स्व महावीर अग्रवाल अलंकरण और प्रतिष्ठित गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार भी। हाँ, तो ये पुरस्कार बताते हैं कि साहित्यिक जगत में उनकी पहचान तो थी। पहचान थी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेच है जिस पर लेखक ध्यान दिलाते हैं। वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में, मतलब अपनी ही जमीन पर, परमार जी की रचनाओं का वैसा मूल्यांकन नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। ये एक दुखद बात है। उन्हें वो पहचान शायद नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। और इसकी एक वजह लेखक छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वभाव में ढूंढते हैं, संतोष की भावना। अच्छा। संतोष की भावना। हाँ। क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग अपनी उपलब्धियों या अपने नायकों को लेकर ज्यादा हल्ला नहीं मचाते या उस तरह से सामने नहीं लाते? ये एक विचारणीय बिंदु है। इस पर सोचना होगा। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के स्वभाव में एक तरह की सहजता हो, संतोष हो, जो कई बार अपनी ही चीजों के आक्रामक प्रचार या मूल्यांकन से रोकता हो। शायद ये एक सामाजिक सांस्कृतिक पहलू हो सकता है। लेकिन अगर इस वजह से परमार जैसे महत्वपूर्ण रचनाकार का काम व्यापक पाठक वर्ग तक उस तरह नहीं पहुंच पाया या सराहा नहीं गया, तो ये दुखद तो है। बिल्कुल। धमतरी से उनका जुड़ाव तो बहुत गहरा था, ये साफ है। हाँ, वो तो झलकता है। उनकी एक कृति का जिक्र मुझे बहुत ही अनूठा लगा, सोन के माली। जी हाँ, सोन के माली। ये छत्तीसगढ़ी लोक भाषा में अंग्रेजी कविताओं का भवानुवाद है ना कमाल की बात। ये तो कमाल की बात है। एक तरफ लोक से इतना गहरा जुड़ाव और दूसरी तरफ अंग्रेजी कविता को अपनी भाषा में, अपनी मिठास में उतारना। हाँ, और ये उनके हुनर का, उनके रेंज का एक बेहतरीन नमूना है। ये दिखाता है कि वो भाषा और संस्कृति की सीमाओं में बंधे हुए नहीं थे। बिल्कुल। वो अलग अलग साहित्यिक परंपराओं के बीच एक पुल बना सकते थे। अंग्रेजी कविता के भाव को, उसके मर्म को छत्तीसगढ़ी की लय में, उसकी महक में ढालना, ये उनके गहरे काव्य बोध और भाषा पर उनके अधिकार का सबूत है। सही। ये सिर्फ अनुवाद नहीं, एक तरह का पुनर्लेखन है, कह सकते हैं। हाँ, पुनर्लेखन। परमार जी गद्य और पद्य दोनों में लिखते थे, लेकिन लेखक का मानना है कि वो दिल से कवि थे। हाँ, मूलता कवि। इसीलिए उनके गद्य लेखन में भी वो काव्यात्मकता, वो लय, वो सौंदर्य अक्सर झलक जाता था। और उनकी कविताएं सिर्फ सुंदर शब्दों का खेल नहीं थी, वो सीधी चोट करती थी। आम आदमी का दर्द, उसका संघर्ष, उसकी रोजमर्रा की जद्दोजहद, उसकी भावनाएं, ये सब उनकी कविताओं में बहुत तीखेपन और सच्चाई के साथ उभर कर आते हैं। और ये सिर्फ दर्द का बयान नहीं है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। महत्वपूर्ण ये है कि परमार जी आम लोगों की हिम्मत को, उनकी लड़ने की ताकत को भी पहचानते थे। उनकी कविताएं पढ़कर निराशा नहीं होती, बल्कि एक उम्मीद जगती है, एक बदलाव की एक ललक पैदा होती है। वो स्थितियों का विश्लेषण करते थे, लेकिन साथ ही आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाते थे, या कम से कम उसकी ओर इशारा करते थे। यहीं पर लेखक एक जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या हिंदी के ज्यादातर मध्यवर्गीय कवि जो शहरों में रहते हैं वाकई में संघर्ष कर रहे हैं आम लोगों की भावनाओं को, उनकी ताकत को समझ पाए हैं? ये बड़ा सवाल है। हाँ, या वो अक्सर अपने ही बौद्धिक अंतर्विरोधों में उलझे रहते हैं? परमार जी का काम इस लिहाज से अलग खड़ा दिखता है, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ। लेख में उनकी कविताओं के कुछ उदाहरण भी दिए हैं।
जो उनकी इस धार को, इस सच्चाई को दिखाते हैं। जैसे रोशनी का घोषणा पत्र से ये पंक्तियां हैं। जी। गांव के नुक्कड़ वाले घर के सूने उसारे में सूख रही है मानो तेंदुए की असहज परछाई। तेंदुए की असहज परछाई, क्या बिंब है। महल के जगह देह का खंडार, हाथों में कटोरा, कटोरे में रेत। वो पूछता है, हे समुद्र। उफ, एक बेबसी, एक सवाल और एक वीरानगी, सब कुछ है इसमें। कमाल की तस्वीर खींची है शब्दों से। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण देखिए, जो आज के हालात पर भी मुझे लगता है कितना सटीक लगता है। हाँ। खंड खंड हो चुके हैं संवेदनाओं के चेहरे। जिंदगी तब्दील हो गई है एक लंबी हड़ताल में। उफ, जिंदगी तब्दील हो गई है एक लंबी हड़ताल में। ढूंढ की तरह चुप है लोग, इतिहास को आगे आगे चलने का संकेत देकर। देख रहे हैं आधुनिकता और समकालीनता को सौतों की तरह झगड़ते हुए। सौतों की तरह झगड़ते हुए, वाह। लोगों की चुप्पी और आधुनिकता समकालीनता का ये झगड़ा, ये तो जैसे आज के समाज का एक्सरे है। हाँ, ये पंक्ति तो हिला देती है। जिंदगी तब्दील हो गई है एक लंबी हड़ताल में। बिल्कुल। ये पंक्तियां दिखाती हैं कि परमार जी की नजर कितनी पैनी थी और वो आम लोगों के पक्ष में कितने मजबूती से खड़े थे। उनकी कविताओं में समय की जो विडंबनाएं हैं वो साफ झलकती हैं। लेखक उनकी बातचीत की शैली के बारे में भी एक दिलचस्प बात बताते हैं। कहते हैं कि परमार जी अपनी बात मनवाने के लिए या शायद अपने तर्क को स्थापित करने के लिए उसे बार बार दोहराते थे। अच्छा, दोहराते थे? हाँ, अलग अलग तरह से कहते थे। जैसे कोई गायक सही सुर और आलाप पकड़ने के लिए बार बार रियाज करता है ना। हाँ हाँ। वैसे ही वो अपनी बात को अलग अलग कोणों से, अलग अलग शब्दों में रखते थे जब तक कि वो स्थापित ना हो जाए। ये उनकी बहस करने, अपनी बात रखने की एक शैली थी। और इसी से शायद वो बात जुड़ती है जो लेखक ने कही है, उनका वैचारिक अक्खड़पन। हाँ, वैचारिक अक्खड़पन। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग इसे उनके व्यक्तित्व का अक्खड़पन समझ लेते थे, पर ये असल में उनके विचारों की दृढ़ता थी, उनकी कन्विक्शन थी। जी। परमार जी ने खुद कहा था, टूटना मुझे पसंद है, लेकिन अपने विचार, मूल्यों से डिगना और कहीं घुटने टेकना मुझे पसंद नहीं। क्या बात है। आज के जमाने में ऐसी दृढ़ता, ऐसी निष्ठा कहाँ देखने को मिलती है? यह अपने आप में बड़ी बात है। यकीनन ये सिद्धांत के प्रति निष्ठा है जो आजकल कह सकते हैं दुर्लभ होती जा रही है। उनकी एक कविता है खोखले शब्दों के खिलाफ। उसकी ये पंक्तियां इसी नैतिक बल को, इसी दृढ़ता को दिखाती हैं। कौन सी? जाने क्या होगा मेरी उस रक्त संहिता का, जिसके अंतिम पृष्ठ पर युधिष्ठिर के हस्ताक्षर हैं। वाह, रक्त संहिता, जिसके अंतिम पृष्ठ पर युधिष्ठिर के हस्ताक्षर हैं। हाँ, ये पंक्तियां उनके नैतिक सवालों और अपनी सच्चाई पर टिके रहने के संकल्प को जाहिर करती हैं। युधिष्ठिर का प्रतीक इस्तेमाल करना भी बहुत मायने रखता है। हाँ, बिल्कुल। भाषा की बात करें तो कहा गया है कि वो सिर्फ भावों के नहीं, भाषा के भी धनी थे। जी हाँ। उनकी कविताओं में प्रादेशिक शब्दों का खूब इस्तेमाल होता था। वो शब्द जो उनके आसपास की जिंदगी का, उनकी मिट्टी का हिस्सा थे। हाँ। क्या इससे उनकी कविता ज्यादा जमीनी और सच्ची लगती थी? मतलब पाठक ज्यादा जुड़ पाता था? निश्चित रूप से। जब कवि उन शब्दों का इस्तेमाल करता है जो लोगों की रोजमर्रा की बोली का हिस्सा हैं, तो कविता सीधे दिल में उतरती है, वो बनावटी नहीं लगती। कस्तूरी यादें संग्रह का जिक्र करते हुए लेखक कहते हैं कि उसमें भाषा और भाव जैसे एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। ऐसा नहीं लगता कि भाव अलग है और शब्द अलग। अच्छा। एक शांत गहरा बहाव है उस संग्रह की कविताओं में। कोई बनावटीपन या जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। ये भाषा लोक जीवन से रस लेती है, गांव की मिट्टी से ऊर्जा लेती है। इसीलिए वो उन अनुभवों को इतनी गहराई और मार्मिकता से व्यक्त कर पाए, जैसे शब्दों को उनका सही सच्चा अर्थ मिल गया हो। हाँ, ये लोक जीवन का सौंदर्य, ये मिट्टी की महक उनकी इन पंक्तियों में महसूस होती है। सुनाइए। धूप पराई सी लगती है सहसा अपने घर आंगन में। वाह, धूप पराई सी लगती है घर आंगन में। हाँ, सबको एक समान नशा है, एक गीत सबकी धड़कन में। पकड़ नहीं आती है पागल, ढीठ हुई जाती पुरवैया, महक झूमती गाकर गरबा, मिट्टी के मोहक कण कण में। कमाल है। पकड़ नहीं आती है पागल, ढीठ हुई जाती पुरवैया और महक का गरबा गाना, ये बिंब सीधे लोक जीवन से उठाए गए हैं और उनमें एक अद्भुत ताजगी है, एक अपनापन है। बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि परमार जी का आत्मविश्वास किसी दिखावे का नहीं था, वो एक शंखनाद जैसा था जिसमें आम जीवन की गूंज थी। उनकी कल्पनाएं भी हवाई नहीं थी, वो जीवन के ठोस यथार्थ से उपजती थी। उन्हें अपना एक संग्रह
विस्मय का वृंदावन बहुत प्रिय था। हाँ, इसका जिक्र है लेख में। ये नाम ही कितना काव्यात्मक है, विस्मय का वृंदावन। और इसके पीछे उनकी सोच भी गहरी थी। वो मानते थे कि कवि का मूल काम ही है विस्मित होना। विस्मित होना मतलब चीजों को आश्चर्य से देखना, जी, कौतूहल से देखना, और इसी आश्चर्य से, इसी विस्मय से सृजन होता है। उनका मानना था कि कवि हमेशा विस्मय के वृंदावन में रहता है। या ये आज की दुनिया के लिए कितनी जरूरी सोच लगती है ना, जहाँ सब कुछ इतना जाना पहचाना सा लगता है। बिल्कुल, जहाँ सब कुछ जाना पहचाना और अक्सर उबाऊ लगने लगता है, वहाँ विस्मय को बचाए रखना ही रचनात्मकता की कुंजी है। शायद इसीलिए लेखक उन्हें विकल्प धर्मी कवि कहते हैं। विकल्प धर्मी कवि, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उन्होंने उस समय की जो मुख्य धारा की आधुनिकतावादी सोच थी, जो कई बार जीवन की जटिलताओं से कतराती थी या एक खास तरह की निराशा या अलगाव में सिमट जाती थी, उसका एक विकल्प पेश किया। अच्छा, उनका नजरिया एकांगी नहीं था, वो द्वंद्वात्मक था। यानी वो जीवन के विरोधाभासों को, तनावों को, जटिलताओं को एक साथ देखते थे। उनसे भागते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी कविता में जगह देते थे। और ये द्वंद्वात्मकता कहाँ दिखती थी, मतलब कैसे? वो जीवन के उन कोनों अंतरों में झांकते थे जहां आधुनिक जिंदगी के सारे तनाव और विकृतियां मौजूद थीं, लेकिन उनके बावजूद कहीं ना कहीं जीवन का सहज सौंदर्य, उसकी ऊष्मा, उसकी एक्टिविटी बची हुई थी। और ये सौंदर्य कहाँ था? किसी महल या किसी बड़ी घटना में नहीं, बल्कि साधारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में, उनकी सक्रियता में, उनकी जिजीविषा में। वो इस साधारण चीज में असाधारण सौंदर्य देख पाते थे। साधारण में असाधारण। हाँ, यही उनकी विकल्प धर्मिता थी, निराशा के बरक्स जीवन की सक्रियता का सौंदर्य खोजना। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है, साधारण में असाधारण देखना। लेख के अंत में डुमनलाल ध्रुव जी बहुत भावुक हो जाते हैं। हाँ, वो महसूस होता है। वो कहते हैं कि परमार जी जैसे रचनाकार का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, ये उस उपस्थिति का, उस सानिध्य का खो जाना है जो पीढ़ियों को कभी कभी ही नसीब होता है। और ये सच है, ऐसे लोग अपने समय के साक्षी भी होते हैं और एक तरह से दिशा दिखाने वाले भी। उनका न रहना साहित्य और समाज दोनों के लिए खालीपन छोड़ जाता है। वाकई, तो इस पूरी बातचीत से, इस लेख से ये उभर कर आता है कि नारायण लाल परमार महज एक कवि या लेखक नहीं थे। वो अपनी जड़ों से जुड़े लेकिन आसमान तक देखने की हसरत रखने वाले रचनाकार थे। बिल्कुल, वो आम आदमी की आवाज़ थे, सिद्धांतों पर टिके रहने वाले एक मजबूत इंसान थे, और उनकी रचनाओं में जीवन के कई रंग, कई परतें दिखती हैं। बिल्कुल सही कहा। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ की मिट्टी की महक है, तो वहीं अपने समय की सच्चाइयों से सीधी टक्कर लेने का साहस भी। हाँ, उनकी भाषा में लोक की सहजता और मिठास है, तो विचारों में एक साफ नजरिया और एक दिशा भी। और हाँ, वो मूल्यांकन वाला सवाल, बिल्कुल, वो अब भी हमारे सामने है। बिल्कुल है। क्या हम अपने आसपास बिखरे हुए साहित्यिक मोतियों को सही समय पर पहचान कर उन्हें वो सम्मान दे पाते हैं जिसके वो हकदार हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल सिर्फ परमार जी के लिए नहीं है, ये हर उस रचनाकार के लिए है जो शायद मुख्य धारा की चमक दमक से दूर रहकर चुपचाप अपना काम कर रहा है। सही कहा। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो परमार जी की प्रिय धारणा से जुड़ी है, विस्मय का वृंदावन। विस्मय का वृंदावन। उन्होंने कहा कि कवि हमेशा विस्मय के वृंदावन में रहता है। हाँ, आज की इस तेज रफ्तार, जानकारी से भरी और कभी कभी बहुत सिनिकल या उदासीन हो जाने वाली दुनिया में क्या हम सब ने, सिर्फ कवि ही नहीं, हम सब ने अपने अंदर के उस विस्मय के वृंदावन को कहीं खो दिया है? सोचने वाली बात है। क्या हम अब भी दुनिया को, जीवन को, छोटी छोटी चीजों को आश्चर्य और ताजगी से देख पाते हैं? ये सवाल तो अपने आप से पूछना पड़ेगा। हाँ, इस पर जरूर सोचा जा सकता है। आप सुन रहे थे सुरता साहित्य की धरोहर का यह विशेष एपिसोड, जिसमें हमने जाना कैसे नारायण लाल परमार जी की लेखनी छत्तीसगढ़ के जनजीवन की संवेदना से सीधे संवाद करती है। उनकी रचनाएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि साहित्य केवल शब्द नहीं, बल्कि समाज का प्रतिबिंब है। सुरता परिवार की ओर से हम नमन करते हैं ऐसे प्रतिबद्ध, जनपक्षधर रचनाकार को, जिन्होंने अपनी सृजनशीलता से छत्तीसगढ़ की साहित्यिक परंपरा को समृद्ध किया। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, तो सुरता साहित्य की धरोहर को फॉलो करें, ताकि हर सप्ताह आप सुन सकें।
छत्तीसगढ़ी और हिंदी साहित्य के ऐसे ही अमर स्वर। जय साहित्य, जय सुरता। पुनः मिलेंगे अगले अंक में नई रचना, नए विचार के साथ।